उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे लगता है कि एक बार फिर हम उसी दौर में पहुंच गए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि साक्षरता आंदोलन जब चला था हरियाणा में और खासकर रोहतक में, तो मेरे रोल मॉडल दो व्यक्ति थे। एक तो पहले नंबर पे डॉक्टर रणवीर सिंह दहिया। मैंने उनको जिस तरह से काम करके देखा था पानीपत की चौथी लड़ाई में। पानीपत में मुझे समय समय पर जाने का मौका मिलता था, तो डॉक्टर साहब को जिस तरह से पूरा यहाँ का अपना परिवार छोड़कर वहाँ पर जिस तरह से लगे हुए थे, तो मुझे एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ था कि इस तरह से भी काम हो सकता है। मैं तो कॉलेज में पढ़ाया करती थी, इससे पहले किसी भी चीज़ से हम के विचार इस तरह के थे, तो इस तरह की चीज़ों से जुड़ने का मेरा पहला मौका था। मंजीत से भी वही मुलाकात हुई थी, सत्य प्रकाश थे और डॉक्टर सुरेश शर्मा थे। टीएलसी में रोहतक में मैं थोड़ा सा वहाँ से ब्रीफ में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताऊंगी। टोटल लिटरेसी कैंपेन में मेरा फुल टाइम के तौर पर यूजीसी से मेरे ड्रिलिंग करवा दी गई, और उस तरह जैसा मंजीत ने बताया वो नेशनल लेवल पे जो माहौल था, मिनिस्ट्री से लेकर और ब्यूरोक्रेसी से लेकर, तो फटाफट हो जाते थे टीएलसी में काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आई और काम करना शुरू किया। तब तक रोहतक में प्रोजेक्ट नहीं आया था। लाभ सिंह हुड्डा भाई साहब भी बैठे हैं यहीं पर, वो भी उस दौर के हमारे साथी हैं। हम डीसी अपनी वो दे देते जीप, कभी डीसी दे देते थे, कभी एसडीएम दे देते थे, और गाँव में निकल पड़ते थे। सवेरे जाते और रात तक गाँव में लोगों से बातचीत करते, ये वो इतना हमें सुनने को मिलता था कि ना ये तो खान पीन का धंधा चलाना है, क्योंकि जो इससे पहले ईच वन और प्रौढ़ शिक्षा जो चला था उसने बहुत ही छवि खराब कर रखी थी लिटरेसी की। तो हमें भी यही सुनने को मिलता था ये तो खान पीन का धंधा करने आए हैं, ये कितनी पढ़ावेंगे। बहुत पेशेंस के साथ उनके साथ बात करते करते एक एनवायरनमेंट बिल्डअप किया, जत्थे निकाले लिटरेसी के ऊपर। खैर 1992 में आया अपना वो प्रोजेक्ट, और फिर उसमें जिस तरह से लोग आए काम करने के लिए बहुत बड़ा समूह बन गया। तो 1992 में ही एक दिन हमें जाना था केरला में, पूरी उसको टोटल लिटरेसी के उसको समझने के लिए। मेरी डॉक्टर दहिया की, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी की और एक और किसी की कोई साथी थे। 4 दिनों की टिकट बुक हो चुकी थी केरला के लिए। अचानक ये खबर आई कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और बहुत दंगे हुए हैं, टिकट कैंसिल हुआ। फिर वहां पर जो हुआ, जब भी कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मंजीत ने तो रखा वो सारा टीएलसी से, जिस तरह से महिलाएं निकल कर आई थी, उनको एक नेतृत्वकारी भूमिका दी थी, तब तो उसके साथ जत्थे के साथ जुड़ना था विमेन फॉर लिटरेसी एंड इक्वालिटी। तो लेकिन बाबरी मस्जिद जब ढाई गई, तो उसमें कॉमनल जब राइट्स होते हैं तो महिलाएं उसकी सबसे बड़ी टारगेट होती हैं। आप पूरा, खासकर जो हमारे इंटर्न्स जो नए आए हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बैकग्राउंड पढ़िए। वहाँ सरयू में किस तरह से महिलाओं की लाशें बोरों में कैद कर बहा दी गई थी, रेप हुए थे बहुत जबरदस्त तरीके से, और बहुत ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे, जो आज भी हमारे हम देख रहे हैं। वो हिट लिस्ट में टारगेट थे, क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद का जो जोश था, एक जुनून था डालने का, वो भी आप उसकी फिल्में कहीं गूगल पे आपको साइट्स पे मिल जाएंगी, वो देखिएगा कितना भयानक मंजर था। तो उससे पहले मैं जब टीएलसी में थी, बाबरी मस्जिद आने से पहले, तो एक दिन मेरे को डॉक्टर दहिया ने और सत्य प्रकाश ने बुलाया, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि समता की ना एक मीटिंग हो रही है नेशनल पे। उन दिनों मंजीत वहाँ दिल्ली में थी, तो आपको उसमें जाना है। मैं समझ नहीं पाई समता की क्या चीज़ है। मैंने डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बैकग्राउंड समझाइए। तो सत्य प्रकाश ने कहा कि डट जाओ, वो बहुत ही नक्शल में बताते थे, डॉक्टर साहब डट जाओ, कहते संतोष एक समता की मीटिंग होनी है, उड़े जाना है, और वहाँ जाके तुझे सब पता चल जाएगा। खैर मैं गई, 2 दिन की थी शायद वहाँ पर दिल्ली में, और वहाँ मुझे मिली उषा नारायणन मिली, ललिता रामदास मिली, मंजीत थी, और बहुत सारी महिलाएं थी। तब जाकर जब पूरा सुना, तब मुझे लगा कि वाकई ये तो इस तरह की चीज है।
कि नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं को लेकर आना है, क्योंकि जितना काम महिलाओं ने किया तो उनको भी कुछ एक सामाजिक दायित्व के तहत आगे लाया जाना चाहिए, ताकि उनका हौसला था पढ़ने का, पढ़ाने का, वो सब चीजें। तो वहां से ये शुरुआत हुई, और वहां से शुरुआत करते करते हमने बातचीत करी, आपस में बातचीत करी, जगह जगह अपने यहाँ पर टीएलसी के दौरान जब जाते थे तब बात करते थे महिलाओं से। और फरवरी में हमने यहाँ पर हरियाणा में पहला, उससे पहले हम ग्राउंड वर्क कर चुके थे। मैं बिमला हुड्डा को याद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी साथ वो को कन्वीनर थी समता की मैडम नीलिमा। हमने जब 7 फरवरी 1993 को रोहतक में एक स्टेट लेवल की मीटिंग सेमिनार आयोजित किया, पहला महिला सम्मेलन किया, और उसमें मैडम नीलिमा दहिया को हमने उसका चेयरपर्सन बनाया। मैडम श्यामा शर्मा की प्रिंसिपल थी, वो वेस्ट कॉलेज में, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मेरे को कोऑर्डिनेटरशिप सौंपी गई, बिमला हुड्डा मेरे साथ को कन्वीनर थी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, वकील और तमाम तबकों से महिलाओं को हमने उसमें शामिल करके एक कमेटी गठित की, और वो कमेटी गठित की तो वहां से फिर काम शुरू हुआ। उस कमेटी में भी हमने ये डॉक्टर दहिया कहीं चले गए थे, जो डॉक्टर राजेंद्र चौधरी उस वक्त ऑफिस में थे। डॉक्टर दहिया कह के गए कि संतोष को ना थोड़ा सा मदद कर देना। डॉक्टर दहिया डॉक्टर राजेंद्र चौधरी को बोल के गए। अब मैंने और बिमला ने किट, उस सम्मेलन के लिए किट तैयार कर ली, खरीद ली, सब कुछ कर कर आगे बैनर भी तैयार करवा लिए, सब करके डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ये बात देखेंगे भी ये कुछ काम बताएंगी। तो फिर मैंने जब चलने लगे मेरे बिमला, मैंने कहा डॉक्टर साहब और तो काम सारे हो गए हैं, आप वो प्लीज बैनर लगवा देना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो यूं हैरान था कि आप लोग कुछ काम बताओ कि साहब ने सारा काम कर लिया। मैंने डॉक्टर साहब हम कर चुके सारा। तो ये इस तरह का हुआ कि क्योंकि हमारे साथ टीम थी महिलाओं की, वो काम सिरे चढ़ाकर अगले दिन स्टेट के अलग अलग जिलों से महिलाएं और पुरुष साथी आए। बहुत शानदार हमारा वो सम्मेलन हुआ 7 फरवरी 1993 का को। और फिर उसके बाद हमारा शाहपुरा में जो था ना कैंप लगा, नेशनल लेवल के जो 4 जत्थे चलने थे, 8 जत्थे चले, और उनमें से हमारा नॉर्थ का जत्था था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, और उसका ट्रेनिंग कैंप शुरू होना था शाहपुरा में 23 फरवरी से। रीजनल कैंप था, ट्रेनिंग कैंप, क्योंकि उसमें सारे नाटक वाटक तैयार करने थे, गीत वगैरह। और उस समता जत्थे में सारी की सारी महिलाएं, लड़कियां होती थी, सभी जत्थों में ये था। और पुरुष जो थे सिर्फ उनमें से 2 थे, एक तो था अमरजीत वो ढोलक बजाने के लिए, और एक कोई क्या कहते हैं राजस्थान से थे राजेंद्र शर्मा, वो नाटक की वो दिया करते थे ट्रेनिंग। और सतबीर भी उस जत्थे में थे, और हम सारे, और नरेश भी थे। तो हुआ क्या कि उस प्रादेशिक जत्थे में पूरी टीम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जितने भी कलाकार थे, शाहपुरा मतलब जयपुर से जोधपुर से आगे 60 किलोमीटर आगे शाहपुरा, और वहां पर वो एक भक्त विलास नाम का महल था। मुझे सारी चीजें को ना रिवाइव हो गई हैं। उसमें हम किस तरह से पहुंचे ये तो बाद की बात है। मैं और बिमला हुड्डा रात में 11 बजे वहां पहुंचे भक्त विलास में, ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए, देखने के लिए। खैर तो वहां पर ट्रेनिंग हुई सभी कलाकारों की, और 15 दिन की पूरे इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद 10 मार्च 1993 को जयपुर राजस्थान से जत्थे का शुभारंभ हुआ। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, तो कोमल क्योंकि राजस्थान की बिजनेस की वो कोऑर्डिनेटर थी इसके जत्थे की, तो वहां पर जो जत्था निकला और उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो वो चलते चलते राजस्थान पंजाब से होते हुए 26 मार्च 1993 को नारायणगढ़ में उसकी एंट्री हुई। 20 स्थान हरियाणा में चुने गए थे। जरा मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से थे वे। जहां पर जत्था निकलना था वो थे नारायणगढ़ से एंट्री, और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, समालखा, इसराना, पानीपत, तिल्लूखेड़ा, जींद, उचाना,
हिसार में बरवाला, फतेहाबाद और सिरसा, फिर उसके बाद हिसार मेन, हांसी, गुआनी खेड़ा भिवानी में, और फिर भिवानी में महम, रोहतक, झज्जर, पटौदी और गुड़गांव। ये 20 जगह चुनी थी जहां पर जत्थे के प्रोग्राम होने थे। जैसा कि मंजीत ने बताया, एक दिन में 2 या 3 प्रोग्राम प्रेजेंटेशन देनी होती थी। तो नारायणगढ़ में जब एंट्री हुई जत्थे की, तो मैं, हेमंत अत्री जो आजकल बहुत सीनियर जर्नलिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर हैं, वो उस वक्त हमारे साथ नए नए जुड़े थे। डॉक्टर साहब के क्रूई आया था, बच्चा था वो तब, और साहेब सिंह वर्मा और बिमला, हम तीनों नारायणगढ़ रात में 9 बजे, उस वक्त एसडीएम थी सुमिता मिश्रा, हम उनसे जाकर मिले। तो वो हैरान, उनकी कोठी पे हम पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने कोई फैमिली थी विज्ञान मंच से जुड़ी हुई, धीमान थे शायद, कोई भाई तो 2-3, उनके घर रुकना था। जब हमने कोठी पे उनकी दस्तक दी, तो सुमिता मिश्रा जो थी उस वक्त एसडीएम थी, आईएएस थी, तो वो हैरान किया कहाँ से आए। जब बताया मेरे समुदाय के बारे में, तो उनको और ज्यादा, वो कैसे करते हो, क्या करते हो, टीएलसी कैसे करते हो, इतनी चीजें पीछे पूछी। फिर पूछा कि कहाँ रुकोगे आप, आपके कहने का अरेंजमेंट करें। मैंने कहा नहीं जाऊँ, उधर रुकेंगे। अगले दिन 26 मार्च को जब जत्था आया, तो हमने उनको चीफ गेस्ट भी महिला होती थी, और जत्था मैनेजर भी महिला थी, मधुमिता, नेशनल उससे हमारे जत्थे की मैनेजर थी। सारे एक्टिविस्ट महिलाएं थी, 2-3 लड़कों को छोड़ के पूरा जत्था महिलाओं का। जैसा मंजीत ने बताया कि इतने दिन तक लड़कियां पहली बार निकल कर आई थी, कॉलेज की भी लड़कियां थी, और एक उसमें मुन्नी नाम की न्यू लिटरेट थी राजस्थान से, वो जत्था कलाकार पहली बार अपने घर से निकली, और वो मतलब क्या गजब गाती थी। और पूरा जत्था जो था, उसकी ऑडियंस भी ज्यादातर महिलाएं होती थी। 80% ऑफ द ऑडियंस यूज्ड टू बी द विमेन, और चीफ गेस्ट भी महिला। तो सारा का सारा, और जो वहां पर अरेंजमेंट करता था, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती थी, जिस भी जगह पर पहुंचता था जत्था, वहां पर भी महिलाओं की ही मेजोरिटी होती थी। तो कुल मिलाकर वो एक दौर सुनता हर पूरी हवा में इसका जिक्र, और अखबार में डेली कहीं ना कहीं उसकी प्रेस रिलीज। तो ऐसे में उधर तो जत्थे चल रहे थे, इधर से हम भी अपने प्रोग्राम कर रहे थे। हमने उसी दौर में, याद कीजिए मैम, हमने महिला गोष्ठी की थी, काव्य गोष्ठी, महिला काव्य गोष्ठी, समता काव्य गोष्ठी के नाम से रखी। इसी तरह से हमने महिलाओं के गीत, समता महिला गीत सम्मेलन, ये रखा, ताकि एनवायरनमेंट बिल्डअप हो। तो कोई ना कोई प्रोग्राम साथ साथ चलता रहता था। तो ऐसे में वहां से जब शुरू हुआ, तो जत्था चलते चलते उसमें नाटक किए गए, औरत, मेरी जात, अदृश्य मेहनत, हम जागते रहेंगे, कम्युनल राइट्स के ऊपर था वो। और उस वक्त जो वो लड़की चीखती थी ना, मुझे आज भी याद है, जो लड़की उस कम्युनल राइट्स में रेप का शिकार हुई, तो समझ लीजिए पूरे पंडाल में एकदम ऐसी पीड़ा भरी सन्नाटा छा जाता था, रोंगटे कांपने लगते थे, इतना गजब उसका इम्पैक्ट होता था। और ये देखा हमने कि जब जत्थे का प्रोग्राम होता था, तो औरतें रोती भी हमने देखी। आई वॉज द विटनेस। जब उनसे पूछते कि क्या आपको लगा, कहती हमें लगता है बड़ी ही बात की जा रही है। ये सेंसिटाइजेशन था महिलाओं का। तो ये सब हुआ, और पूरे कलाकार जब चलते चलते समाड़खा में आए, तो जिस तरह से जत्थे पुलिसी के होता ना, 5 बीन बजाने वाले बीन बजाते हुए जत्थे को वहां तक लेकर गए, पंडाल तक, और वहां पर स्थानीय जो कमेटी होती थी, वो तरह तरह से उनका स्वागत करती थी जत्थे का। महिलाओं का के तो उत्साह की कोई सीमा ही नहीं रहती थी। तो यहाँ से होते हुए जब समाड़खा से पानीपत में, इसराना में, और पानीपत में सब करते करते जब रोहतक में जत्था ने एंटर किया, मैम में प्रोग्राम था, और मैम ने मदीना गांव की महिलाएं टोटली हरियाणवी ड्रेस में, अपना पूरी उसी ड्रेस में, वो दामन और ओढ़नी वो सारे लेके पहन के वो आई, और पुरुषों
उन्होंने धोती कुर्ता साफा ये सब पहना हुआ था और उस जत्थे को लेकर गए। ऐसे ही हरियाणा इसमें रोहतक में ऐसे ही स्वागत हुआ। यहाँ से मानसरोवर से छोटराम पार्क से लेकर और बस स्टैंड के पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों के में प्रोग्राम था, वहां तक नाचते गाते अपने जो नाटक के हमारे कलाकार थे बच्चों को वहां तक छोड़कर आए। और जब आखिरी में जो गीत होता था ना, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, पूरा पंडाल नाचता था उसके साथ, चाहे पुरुष चाहे महिला। और कुछ तो हमारे साथी ऐसे थे जो रोक नहीं पाते थे, उनके साथ ही स्टेज पे चढ़ के नाचना शुरू कर देते थे। तो एक इतना गजब का वो सीन था, वो सारा का सारा मेरे दिमाग में तब से न्यूज रील की तरह चल रहा है। तो वहां से जब हम पटौदी में जज्जर प्रोग्राम करके आगे जब पटौदी में पहुंचे तो वहां रास्ते में इतना बड़ा नगाड़ा, शायद वो 5 बाय 5 फुट का नगाड़ा था, वो बजा के जत्थे को स्वागत किया। जत्था भी उस नगाड़े के टॉप पर खूब नाचा। तो ये सब करते करते मतलब ये है कि हम गए, फिर 2 जगह हमें प्रोग्राम करने पड़े, क्योंकि इतने लंबे दौर तक चलते चलते कुछ तो कलाकार बीमार भी हुए, कुछ जत्था छोड़ना पड़ा कुछ को बीमारी के कारण। तो 2 जगह मैम और गुड़गांव का प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा। और फिर 90 कलाकार बिल्कुल नए थे जत्थे के, पहली बार मंच पर गए थे। अपने अभिनय से मंजे ने कलाकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया था, इतना गजब उनका वो होता था ना परफॉर्मेंस। और एक जगह हमने जब एक रात मुझे याद आता है शाहपुरा में हमने बिठाया था जत्थे के कलाकारों को, तो लड़कियों ने हमने कहा कि कैसा महसूस हो रहा है। एक लड़की ने कहा कि मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं बहुत बड़ी चिड़िया बनके और आसमान में उड़ूं। तो उससे फिर हमें लगा कि ये इसकी उड़ान कहीं सपनों की उड़ान है। कुछ ने अपने घर में जो कलह चलती थी वो डिस्कस की, वायलेंस की भी चीज डिस्कस की है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं एक उनसे बहुत ही क्लोज एसोसिएशन हमारा बना जत्था के कलाकारों से। तो बहुत सारी उनके अंदर जो खूबियां थी देखने को मिली। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश जहां हमने मेवात में प्रोग्राम किया, वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया था उसके हिसाब से, लेकिन बहुत ही पीसफुल तरीके से जत्था वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी। और एक ही परिवार के सदस्य प्रतीत होते थे हम सब, चाहे वो ऑडियंस थी चाहे वो जत्था के वो थे। तो ऐसा लगता था कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। हरियाणा के बाद फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपने सफल प्रोग्राम देता हुआ जत्था आखिर में 7 अप्रैल को झांसी, और यहाँ से हम हरियाणा से भी 35 लोग गए थे। और मैडम ने भैया तो मुझे याद है हरियाणा की अपनी चुनरी लेके गई थी, वहां जाके कहती मैं तो दामन लाना भूल गई। और इन्होंने जो चुनरी छोड़ के, और हम एक इतना लंबा प्रोसेशन था, झांसी वाले भी हैरान थे कि हो क्या रहा है यूपी में। और उस वक्त शायद बीजेपी की सरकार थी वहां पर यूपी में। तो वहां पर भी मतलब जो आखिरी वाला जो प्रोग्राम हुआ ना, उसमें किले में, रानी झांसी के किले में वो प्रोग्राम था। और मेरी सिस्टर भी साथ गई थी, मेरे से बड़ी दीदी। वो तो इतनी देख के हैरान। और जत्थे का जब प्रोग्राम हो रहा था ना, वो आखिरी गीत था तोड़ तोड़ के बंधनों वाला, पूरा पंडाल नाच रहा था। वो जो धूल उड़ रही थी ना, तो वो गुबार में कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल होश नहीं था लोगों को नाचते नाचते, ऐसा हाल था। तो रानी झांसी रेजिमेंट की जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, वहां उन्होंने कहा था, मुझे याद है आज भी, कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई ने की। महिलाओं द्वारा आजादी के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। विभिन्न सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आज हम फिर एक बार बिगुल बजा रही हैं। हमारी जीत निश्चित है। और वो जो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में वीणा मजूमदार, ललिता रामदास, अनिता दीघे, शुभा, नित्या राव, अनिता रामपाल, सबने जो पर्चे पढ़े,
तो वो बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाए उन बच्चों ने। वो वाकई वो एक मोमेंट ऐसा था। विस्तार से चर्चा एक समूह में बैठ के, और फिर सभी जत्था के कलाकारों को सम्मानित किया वहां की उसने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने शॉल और मोमेंटो भेंट करके, और जो कोऑर्डिनेटर थे स्टेट के उनको भी झांसी की रानी की वो प्रतिमा दी गई थी। मेरे पास वो आज भी है घर पर, मैंने उसको बचा के रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि केंद्रीय भारत ज्ञान विज्ञान समिति नई दिल्ली ने जिस तरह से एक ये बीड़ा उठाया जत्था समता जत्था का और समता इसका आयोजन का, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक घटना है भारत के इतिहास में। मैं उस समता के अभियान को मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली घटना मानती हूँ। महिलाओं को इतना एक्सपोजर दिया, और उस एक्सपोजर के बाद ही ये संभव हो पाया कि महिलाएं सामाजिक माहौल में अपने आप को बाहर निकाल पाई, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। मैं ये भी देखती थी कि समता के बाद भी, लिटरेसी के बाद भी, मैडम आप और हम तो साथ बाद में भी रहे हैं, अफसर भी साथ हैं, डीसी के पास महिलाएं पहुंचती थी और हम एक उसमें प्रो थे, तो डीसी को ये कहा सीधे सीधे कि ये करवाना हो तो करवा दो, तो फिर हम कर लेंगे। अब ये हिम्मत कहां से आई? वहीं से आई। मैं सालावास माँ पे मिल गई हुई थी, क्योंकि हमारे बाद में भी समता के प्रोग्राम चलते रहते थे। महिलाएं बुलाती थी, आ जाओ जी, मैडम से मिला जी, बुलाओ, क्योंकि वो आपके पाठक मंच भी बने महिलाओं के, पढ़ने की भी, उनकी किताबों की भी वो आई डिमांड, किताब भेजो जी, और तरह तरह से हम उनसे जुड़े कि वो जो था ना अपना पोस्ट लिटरेसी और सी का प्रोग्राम या सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत मैंने झज्जर के आसपास बहुत गांव से उनमें महिलाओं को देखती थी, और महिलाएं पैसा इकट्ठा करके ये भी करती थी। मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में गई तो कहती एक उन्होंने बताया कि इस तरह से हम, मैंने कहा कैसे खर्च करती है पैसे को? कहती थी जरूर की चीज हो, मैंने सिलाई मशीन लेनी थी जी, उधार ले लिया, उसी उसमें भी पैसों से सिलाई मशीन ले, तो अपना सिलाई का काम करिए, इनकम जनरेटिंग। एक लड़की ने कहा जी मेरे पास तो ना कपड़े नहीं थे गर्म, और मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं तो उधार लेके अपने वो गर्म कपड़े खरीदे। तो मतलब वो उनको सही जगह पर भी खर्च करना और इनकम जनरेटिंग काम करना भी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये जितने भी अपने युवा साथी हैं जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की महिलाओं को बहुत बड़े बड़े लेवल पर, मेरे ख्याल से साउथ में तो एक बैंक ही बन गया था, महिलाओं का बैंक, पूरा महिलाओं का बैंक था, कई करोड़ रुपया उनका इकट्ठा हो गया था, और उसमें से वो बैंक में सभी पदों पर महिलाएं थी, और महिलाओं को खूब उसमें से लोन दिया जाता था। तो कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में भी बात की जा सकती है। और फिर पंचायतों में जो महिलाएं आई, जिला परिषदों में आई, हमारे से जुड़ी हुई थी उर्मिला गांगटान, एक डीगर गांगटान गांव है डीगर के पास, उसने बताया अपना, मैंने उसको कॉलेज में बुला दी जब मैं प्रिंसिपल थी, तो पंचायतों में कैसे महिलाओं ने काम किया। तो उसने बताया कि जी मैं तो मेरे से जो ना, क्योंकि खाने पीने का तो रहता ही है, वो उसने कुछ अपना बिल पास करवाने थे, जिला परिषद में थी वो, तो उसने कहा कि इतने पैसे देगी तो ये बिल पास हो जाएंगे, तो कहते ये तो मैं नहीं दूंगी। ये भी महिलाओं की बहुत बड़ी खूबी कि उन्होंने इस तरह की करप्शन का किस तरह से विरोध किया। तो उसने उसको धमकी दी होगी कि जेल में डलवा दूंगा, तो उसका क्या जवाब था कि चूड़ी तो मैंने पहन के नहीं देखी, हथकड़ी पहन के देख लूंगी, पर पीछे नहीं दूंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसमें आई महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, पंचायतों में आई, बहुत आगे तक पहुंची। और जब हम टीएलसी में जाते थे ना, टोटल लिटरेसी कैंपेन में, गांव में औरतें कहती थी जी शराब से पिंड छुड़वा दो जी, बहुत बड़ा एक नशे की प्रॉब्लम थी। तो शराबबंदी एक मुद्दा वहां से चला था। जींद की महिलाएं उसके जीप आती थी ना शराब की, उसके लिए जीप के पीछे लटक गई रोकने के लिए, उसने चला दी, वो घिसटती चली गई उसके साथ। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे बने। तो मतलब ये है कि बंसीलाल की सरकार थी, महिलाओं ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि ये शराब का मुद्दा जी ये हल करो हमारे खतर। तो वो एक बार उस पे राखी पे आया हुआ कहीं भी प्रोग्राम में, महिलाओं ने खड़ी हो गई,
बोले जी 2 शब्द ना आप इसके बारे में बोल दो, साक्षरता के बारे में। उसने कहा कि पैसे ले लेना, राखी बुला के कहते पैसे ले लेना जी, साक्षरता के बारे में बोल दो 2 अक्षर, साक्षरता होनी चाहिए। नहीं बोले उसने। लेकिन जब उसने देखा मतलब ये शातिर तो होती ही है पॉलिटिशियन कि बना बना एनवायरमेंट पकड़ लो, हाईजैक कर लो। शराबबंदी का मुद्दा ऐसा उठा, जो एक अर्थ आंदोलन वहां चला था ना नेल्लोर में, साउथ में, वो शराबबंदी का आंदोलन यहाँ इतना जोर पकड़ गया कि फिर बहुत ही बहुत ही हड़बड़ी में उसने शराबबंदी लागू की, हड़बड़ी में लागू की। कहीं पर भी हमारी साक्षरता के साथियों को उस कमेटियों में शामिल नहीं किया। वो भी एक अलग उसका जांच का विषय है। और वो औंधे मुंह गिरी आके शराबबंदी की। वो शराबबंदी करी तो थी उसके लिए कि मेरे को बहुत सारे वोट मिल जाएंगे और वो सब, लेकिन औंधे मुंह पड़ी। वो शराबबंदी फ्लॉप हुई बिल्कुल। और फिर जब वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था आज तक टीवी पे, तो मुझे बुलाया वहां से शोभा पंडित ने कि संतोष कितनी लेडीज को लेके आ सकती है। मैंने कहा जितनी करेगी ला दूंगी मैं तो हम मैडम आप भी कहती ना तो मेरे ख्याल से 13 जने हम गए थे, गांव की ठेठ महिलाएं। और एक औरत तो कहती है जी मैं तो ना बोल सकती, आप तो बोल दोगे, मैं क्यों कर बोलूंगी। मैं कहा जिस तरह तू बोले ना उसे तरह बोल लियो, उन्हें कितने घड़ी हमारी तरह बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसने यूं तो वो शबनम लाल बैठे थे और यूं वो एंकर रजत शर्मा थे, तो यूं कहती जी आपने लागू तो कर दी, उनके ऊपर आया ना कैमरा, बड़ी जी आपने लागू तो कर दी वह शराबबंदी, पर नहीं भी क्या करती कि तैनात बंद हुई थी। बोली मैंने तो सिर पे कफन बांध के उसकी पुलिस ने खबर करी कि जी यारे देसी दारू निकले है, और पुलिस आई और पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेगी। मतलब 1 घंटे में आके वे छूट का आगे। और बोले उसने महिला ने ऐसे ही बोला ले हमारी सासू हम तो आगे कर ले, तू क्या करेगी मारा। और हम तो ना सुरेंद्र सिंह ने छुड़वाए वहां, बंसीलाल के बेटे का नाम दैट दे दिया। और वो ऐसे करके बैठे थे पूरे प्रोग्राम में, उनके मुंह में जबान नहीं निकली जो। तो वहां से दिखाई देता है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को कितनी हिम्मत, कितना जज्बा, चुनौतियों से लड़ने का जोश दिया। और फिर ये सब चल रहा था, मंजीत ने बता ही दिया कि उसके अपने कैंपेन जब बंद हुआ तो हम हमारे होल टाइमर जितने भी आए हुए थे सब अपने घरों को लौट गए। लौट जाने के बाद भी अमिता थी, मनीषा भी आ गई थी, मैं थी। हम फिर समता मेले लगाते थे गांव गांव जाके, औरतों को लड़कियों को इकट्ठा करके इन्हीं मुद्दों पर बात करते थे। और आज भी समता का नाम नहीं है, लेकिन आज भी जब भी कहीं से कोई वो आता है हमारे लिए आमंत्रण कि आप आओ जी, एनएसएस का प्रोग्राम है या कॉलेजों में कोई लेक्चर है, कहीं गांव देहात में कहीं कुछ होना है, वहां पर हम आज भी जाते हैं। समता का वो सिलसिला आज भी कहीं रुका नहीं है। नाम कुछ और बदल गया लेकिन जज्बा तो वही है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, एक बार जब आप इन चीजों से जुड़ोगे ना सब, तो आपके अपने भी पर्सनैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गजब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये कहते हैं ना सबसे अलग दिखने का, सबसे अलग दिखेंगे आप जब इस रास्ते पर चल देते हो तो सबसे अलग दिखते हो। वो महिलाएं जो पंचायतों में आई थी, धनिक लाल मंडल आए थे, उसमें पानीपत के उसमें कौन सा था वो ऑडिटोरियम, नहीं थर्मल के उसमें, उस वक्त मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार महिलाएं थी उस थर्मल के उसमें। और फिर मेरे को भेजा गया था, वो था पंचायतों में महिलाओं की भूमिका और हिस्सेदारी। वहां पर मेरे को सत्य प्रकाश ने बता दिया कि ये बंदा बड़ा टेढ़ा है और जहां इसको बात जची नहीं ना तो ये धजिया उड़ा देता है बोलने वाली थी। जब तक मैंने बोलना शुरू किया, नवंबर का महीना था, वो पंचायतों का ही वो आ रहा था। और जब मैं बोल के हटी और वहां पर भी नहीं था, स्टेज कंडक्ट करने वाली महिला, चीफ गेस्ट महिला वो धनिक लाल मंडल जो आए हुए थे, लेकिन डीसी भी महिला थी, पीआरओ महिला थी, और हमारे मैं भी महिला थी बोलने वाली, और जो प्रोग्राम कर रही थी वो भी महिलाएं थी, लड़कियां पानीपत की। तो वो कहते हैं मेरे ख्याल से यहाँ के कमिश्नर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मिस्टर मलिक थे।
तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सारा स्टेज जो है ना आज का दिन सारा महिलाओं ने छीन रखा हमारे से। और जो महिलाएं थी वो तो वहां पर इतनी मतलब ध्यान से सुना, गांव देहात की महिलाएं आई थी सारी। तो वहां से डॉक्टर साहब ने एक नारा दिया था कि वो मैंने वहां लगवाया, गांव गांव शौचालय हो, घर घर में शौचालय हो, गांव गांव पुस्तकालय हो। तो वो गांव गांव में पुस्तकालय भी पुस्तक से बने। हमने महिलाओं को मोटिवेट किया, पढ़ भी रही हैं किताबें, आज भी डिमांड करती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को थोड़ा विराम देना चाहूंगी। हाँ, एक भी मैं जरूर कहूंगी 2 मिनट कि इस सरकारें जो ना हाईजेक करती हैं चीजें, मैं तो ये कहा करती हूँ हमारे आंदोलन से ले लेती हैं फटाफट जो भी हो, क्योंकि नकल करने के ज्यादा तो जो ज्यादा जोर पकड़ ले लो। अब इस सरकार ने महिला हिंसा के ऊपर तो ये कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 10 साल में जो दुर्गति हुई है, जो महिला हिंसा चरम पर पहुंची है, आपसे छुपी नहीं हुई है। रेप केसेस कितने, छेड़छाड़ कितनी, और इनके जो बापे हैं जो धर्मगुरु, वो कैसी कैसी बकवास करते हैं महिलाओं के बारे में। इनके अपने भी जो आरएसएस का चीफ है वो कहता है, मैं आप लोगों से खासतौर से इन चीजों की तरफ ध्यान लाना चाहूंगी क्योंकि ये क्षमता का हिस्सा है। महिला हिंसा तो सबसे बड़ा वो है इसमें पॉइंट कि महिलाएं 3-4 बच्चे पैदा करें। अभी कह रहा था भाई तुम कौन होते हो ये कहने वाले, ये तो महिला तय करेगी वो बच्चे पैदा करे या नहीं करे। 3-4 बच्चे पैदा करें महिलाएं। और एक और पहले इनसे पापा था, वो कौन सा था, भगवा पहन के संसद में बैठा रहता था, मेरे को नाम याद नहीं आता, मेरे नाम याद रखना। चलो ठीक है। हाँ, साक्षी महाराज, वो तो 6-7-8 पैदा करें, तुम पैदा कर लो। कोई ऐसे डिवाइस, मैंने तो कहा था कि कोई ऐसी डिवाइस हो जिनके इनके फिट कर दो, कर लो तुम। 15 एक बच्चा पैदा करके उसको पालने में पूरी महिला का जीवन कितना लगता है, ये सेंसिटाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन और इनके जो धर्मगुरु महिलाओं के खिलाफ कैसी कैसी बकवास करके धर्म संसद लगाकर, ये मैं आप लोगों से जरूर, जो हमारी युवा लड़कियां उनको और लड़के उनको जरूर ये गुजारिश करूंगी। मैं जब भी कॉलेज में जाती हूँ मैं कहती हूँ भी रेप केसेस हो जाते हैं, तुम कहीं पर भी कोई आवाज नहीं उठाती, तुम कॉलेजों से निकलो भाई सड़क पर। आज किसी और के पास, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है। पुरुष निकले, महिलाएं निकले, लड़कियां निकले, लड़के निकले, पूरे समाज का मसला है भाई। महिलाओं के मुद्दों पर केवल महिलाएं बोले ये बिल्कुल नहीं होगा। गांधी जी ने भी कहा था आजादी की लड़ाई तब हमें आजादी मिलेगी जब देश की जो 50% आबादी इसमें शामिल होगी। तो पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, महिलाओं के साथ पुरुष, जो हमारे इस तरह लाइक माइंडेड लोगों को लाइए साथ में अपने, एक बहुत बड़ा वो बनेगा अभियान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह तो दिया, लेकिन कहाँ बचाई और कहाँ पढ़ाई। पढ़ाई तो स्कूल बंद कर रहे हैं, लड़कियों को कॉलेज, स्कूल कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए कोई किस तरह से गरीब के ऊपर और एक बहुत बड़े तबके के ऊपर मार हो रही है, और बाजारवाद को इतना हावी कर दिया है कि महिलाओं के ऊपर उनका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव, ये भी एक खोज का विषय है। बहुत मुद्दे हैं, अलग अलग पॉइंट डिस्कस करने के लिए। समता में इन्हीं चीजों पर आप लोगों को, हम लोगों को विचार करना होगा। जब देश की ये कौन सी मंत्री थी, ये इतना सारा सिंदूर लगाकर और इतनी बढ़िया ड्रेस पहन के उस पे करवा चौथ पे खुद दिखाती थी, तो मंत्री दिखा रही है तो बाजार का सब दिख ही रहा है वो क्या कन्वे करना चाह रही है। तो हमें इन मुद्दों पर भी देखना पड़ेगा। रीति रिवाज हमें कहाँ डुबा रहे हैं, कहाँ हमें गड्ढे में डाल रहे हैं, कैसे हमारे को बेड़ियों में जकड़ रहे हैं। We are to break those shackles, उन जंजीरों को हमें तोड़ना होगा। धन्यवाद।